नमस्ते। मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं MST 7 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा चैप्टर 17 अनुवाद को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो पाठ परिचय देखते हैं और अनुवाद से तात्पर्य समझते हैं। भाषा एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करने की पहली भाषा की सामग्री का मूल्य मंतव्य दूसरी भाषा में पूर्णतः व्यक्त हो जाए अनुवाद कहलाता है। समझिए, एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना कि पहली भाषा की सामग्री का मूल मंतव्य दूसरी भाषा में पूर्ण व्यक्त हो जाए, उसे अनुवाद कहते हैं। अर्थात एक भाषा में जो कुछ है उसे आप इस तरह से परिवर्तित कीजिए, इस तरह से प्रस्तुत कीजिए दूसरी भाषा में आप प्रस्तुत कर रहे, और जो दूसरी भाषा में आप प्रस्तुत कर रहे उसका जो अर्थ है वो पहली भाषा में जो है और दूसरी भाषा में वही अर्थ प्रकाशित हो, तो उसे अनुवाद कहते हैं, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं ना। जब मानस खाया, मानस इट्स, तो इस तरह से हमने यहाँ पर भाषा को एक भाषा से दूसरी भाषा को कन्वर्ट करना ही भाषा अनुवाद कहते हैं। अनुवाद के अतीत में झांकने पर पता चलता है कि प्रत्येक देश और काल में अनुवाद महत्वपूर्ण रहा है। अनुवाद कर्म ने एक से अधिक भाषा को जानने की इच्छा रखने वालों के लिए सदा ही सेतु का काम किया है। यदि अनुवाद न हो तो एक भाषा भाषी दूसरे भाषा भाषी से अलग अलग जुड़ जाएंगे। आधुनिक वैज्ञानिक युग में अनुवाद की महत्ता में उत्तर वृद्धि हुई है। कारण यह है कि वैज्ञानिक साधनों, रेल, वायुयान आदि यात्रा के साधनों तथा रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि संचार माध्यमों के प्रचलन ने इस विश्व को घर आंगन जैसा बना दिया। अतः एक दूसरे देशों अथवा भाषियों के बीच संपर्क अनिवार्य हो गया है। ज्ञान विज्ञान के आविष्कार ने शिक्षा को वैश्विक रूप दे दिया। अब देश विदेश को विश्वविद्यालयों में अनेक भाषाओं की भी शिक्षा दी जाती है। वहाँ भी अनुवाद का अपना महत्व है। अतः अनुवाद कर्म की जटिलता एवं उसके सूक्ष्म विश्लेषण के संदर्भ में ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ, शैली आदि अनुवाद के लिए चुनौती दिख पड़ती है, जिनका विवेचन इस अध्याय में किया गया है। तो अनुवाद से तात्पर्य जानते हैं। प्राचीन भारतीय मनुष्यों की दृष्टि में कही गई बात को दूसरी भाषा में पुनः कहना अनुवाद है। अनुवाद शब्द संस्कृत के बद्ध धातु से और घन्य प्रत्यय तथा अनु उपसर्ग लगाने से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है कही हुई बात को फिर से कहना। अंग्रेजी में इसका प्रतिशब्द ट्रांसलेशन है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनुवाद को परिभाषित किया है। डॉक्टर विनोद गोदरे अनुवाद की जाने वाली भाषा को लक्ष्य भाषा तथा मूल भाषा का सूत्र भाषा मानते हुए कहते हैं, अनुवादक सूत्र भाषा के लक्ष्य एवं कथन को लक्ष्य भाषा में समतुल्य एवं निकटस्थ रूप में अभिव्यक्त करने के लिए जिस क्रियाविधि से गुजरता है उसे अनुवाद की प्रक्रिया कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार एक भाषा में व्यक्ति विचारों को यथासंभव सम्मान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का
प्रयास अनुवाद है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। A.H. स्मिथ के अनुसार अर्थ को बनाए रखते हुए अन्य भाषा में अंतरण करना अनुवाद है। अतः अनुवाद एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसके विषय में विचार करते हुए नायडा का कहना है कि इसके 3 खंड होते हैं: विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। पहला है बाइगेट इसके 7 सोपान मानते हैं। जो बाइगेट है वो इसके 7 सोपान मानते हैं। ये 7 सोपान क्या क्या है? पहला मूल भाषा पाठ का समन्वय, दूसरा विश्लेषण, तीसरा बोध, चौथा परिभाषिक अभिव्यक्ति, पांचवा पुनर्गठन, छठा पुनर्निरीक्षण, सातवां है पर्यालोचन तथा लक्ष्य भाषा पाठ। वास्तव में अनुवाद की प्रक्रिया 3 भागों में बटी हुई है। सबसे पहले अनुवाद को स्रोत भाषा का पाठक बनना पड़ता है। पाठक बनने के बाद उसे पाठ की विषय वस्तु, अभिव्यक्ति की शैली, व्याकरणिक संरचना तथा सामाजिक संदर्भ की जानकारी होती है। इस जानकारी के बाद वह मूल पाठ का विश्लेषण करने की स्थिति में आता है। मूल पाठ का सम्यक विश्लेषण करने के बाद ही वह स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों अथवा सामग्री को लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करता है। तत्पश्चात स्रोत भाषा के पाठ के साथ अनुदित पाठ का पुनर्निरीक्षण किया जाता है। डॉक्टर बालेंद्र शेखर तिवारी इस प्रक्रिया को 5 सोपानों में विभक्त मानते हैं: पठन, विखंडन, चयन, संयोजन, पुनरीक्षण। साथ ही अनुवाद के भी प्रकार को चर्चा मिलती है। सामान्यतः विद्वानों ने इसके निम्न प्रकार गिनाए हैं: काव्य अनुवाद, शब्दानुवाद, भाषा अनुवाद, छाया अनुवाद, सारा अनुवाद, व्याख्या अनुवाद, अशु अनुवाद, रूपांतरण आदि। अनुवाद की विशेषताएं जो उसके परिभाषागत वैशिष्ट्य से स्पष्ट होती है, अर्थात अनुवाद को ऐसा होना चाहिए। अनुवाद मूलनिष्ठ हो, लक्ष्य भाषा की संप्रेषणीयता का ग्राफ पूरी हो। अनुवाद ऐसा हो जो पहले पाठ में ही अर्थ स्पष्ट कर दे। अलंकार, छंद, लय, तुक और ताल की पुनः प्रस्तुति लक्ष्य भाषा के कथन को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किया जाना आवश्यक न हो तो छोड़ भी सकते हैं। भाषा विज्ञान तथा अनुवाद। भाषा विज्ञान के अध्ययन में सबसे पहले भाषा का अध्ययन किया जाता है। भाषा के स्वरूप पर अथवा उसकी शुद्धता अशुद्धता पर विचार करने के पश्चात शब्दों और अर्थों के अनेक रहस्य भाषा विज्ञान के अध्ययन से स्पष्ट होता है। एक प्रकार से शब्दों, पदों, वाक्य एवं अर्थों का रूपांतरण है। अतः भाषा विज्ञान से अनुवाद का गहरा संबंध है। भाषा की सबसे लघुतम इकाई ध्वनि से लेकर महत इकाई प्रोक्ति तक का विस्तृत विवेचन भाषा विज्ञान से ही प्राप्त होगा तथा भाषा की संरचना का ज्ञान भी। भाषा विज्ञान जिसमें कि अनुवाद क्रिया का भी महत्व है, भाषा विज्ञान के अनुप्रयुक्त विज्ञान की ही एक शाखा है। अतः भाषा विज्ञान की जानकारी के बिना अनुवादक भाषा का अनुवाद नहीं कर सकता है। अनुवाद और ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान या स्वविज्ञान के अंतर्गत वाक्य ध्वनियों का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है। ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई है जिसके पारस्परिक संयोग से ही शब्द, वाक्य भाषा का निर्माण होता है। अतः इसके अंतर्गत ध्वनियोत्पादक मानवीय अवयव कंठ, तालु, दंत, काकुल, मुर्दा, ओठ, जीभ आदि से निकलने वाली ध्वनि का अलग अलग निरूपण है। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ही स्वराघात एवं बालाघात का भी विवेचन किया जाता है। पर अधिक बल देने से अर्थ में भी भेद उत्पन्न हो जाता है। अतः ध्वनि विज्ञान ध्वनि के उत्पादन
संवहन एवं संग्रह संबंधी कार्यों के अध्ययन का विज्ञान है। अनुवाद के रूप में जब हम किसी स्त्रोत भाषा का अध्ययन करते हैं तो उसकी ध्वनियों की पूरी जानकारी हमें ध्वनि विज्ञान से ही लेनी पड़ती है। प्रत्येक भाषा की ध्वनियों के उच्चारण एवं प्रयोग के स्थान निर्धारित है तथा बालाघात स्वराघात को भी समझना अति आवश्यक है, नहीं तो लक्ष्य भाषा में अनुवाद का कार्य अधूरा अथवा अर्थ में भेद उत्पन्न हो जाएगा। वैसे अनुवाद वैज्ञानिकों ने ध्वनि को इकाई के रूप में स्वीकार नहीं किया है। यद्यपि किसी भी पाठ के अर्थ स्पष्टीकरण में प्राय ध्वनियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साहित्यिक रचनाओं विशेषकर कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि में अलंकारों तथा छंदों की प्रस्तुति में भी ध्वनियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः स्त्रोत भाषा की कुछ ध्वनियों को लक्ष्य भाषा में हूबहू लिखा जाता है। अनुवाद एवं शब्द विज्ञान ध्वनियों का ऐसा समूह जिसमें अर्थ धारण की क्षमता हो शब्द कहलाता है। शब्द विज्ञान के अंतर्गत शब्द की संरचना, शब्दार्थ उत्पादन, अनेकार्थ, पर्यायता, विलोमता, शब्द भंडार, शब्द भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। भाषा अथवा रचना का वो आधारभूत ढांचा है जिसमें आवश्यकता अनुसार व्याकरणिक कोटियों का योग कर उसे कथन में प्रयुक्त किया जा सकता है। अनुवाद की पहली इकाई में शब्द यहाँ जहाँ अनुवादक को अपना सारा ज्ञान, सारी शक्ति, सामर्थ्य का उपयोग करना पड़ता है। किसी भी भाषा में प्रयोग के आधार पर भी शब्द के अर्थ बदलते हैं, अर्थात अनेकार्थात की स्थिति का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो पर्यायता भी अनुवादक को असमंजस में डाल देती हैं, जैसे चरण कमल। चरण के कई पर्याय अनुवादक इस सब में इस जो पर्याय है, चरण के कई पर्याय है। अनुवादक इस समय शब्द विज्ञान की सहायता लेकर ही सही अनुवाद कर सकता है। उदाहरणतः हिंदी में शब्द के प्रयोग में रहीमन पानी राखी, बिना पानी सब सुन। यहाँ पानी का अनुवाद वाटर अर्थ का घोतक नहीं होगा, अतः अनुवादक को शब्द विज्ञान की जानकारी होना अति आवश्यक है। अनुवाद और रूप विज्ञान तो अनेक ध्वनियों के समन्वय से पद या शब्द बनते हैं। पद विज्ञान को रूप विचार और रूप विज्ञान भी कहा जाता है। इसमें पदों के घटकों, पदों का विभाजन, लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति, काल मिलता है। पद निर्माण के प्रकार भी रूप विज्ञान के अंतर्गत आता है। सामान्य रूप से रूपों के अनुवाद उन्हीं रूपों में किया जाता है जैसे एक वचन का एक वचन, बहुवचन का बहुवचन में। परंतु विभिन्न भाषाओं में अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक मर्यादाओं एवं आचरण के कारण अथवा भाषा की अपनी प्रकृति के कारण रूपों का अनुवाद रूप विज्ञान के ज्ञान के बिना कठिन है। अनुवादक को कभी कभी लिंग समस्या से भी जूझना पड़ता है। एक शब्द एक भाषा में पुल्लिंग होता है, वहीं दूसरी भाषा में स्त्रीलिंग होता है। उदाहरण स्वरूप हिंदी की चाय स्त्रीलिंग, मराठी में चा पुल्लिंग हो जाती है। अतः रूप विज्ञान की जानकारी अनुवाद होनी चाहिए। अनुवाद और वाक्य विज्ञान के अंतर्गत पदों की व्यवस्था एक क्रमिक अर्थपूर्ण संरचना का वर्गीकरण एवं विश्लेषण होता है। वाक्य की रचना, वाक्य में पदों का अन्वय, आधार, कर्ता, क्रिया, कर्म आदि के प्रयोग का विवेचन वाक्य विज्ञान में होता है। अनुवादक को वाक्य विज्ञान का ज्ञान होना कितना आवश्यक है, यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। यथा हिंदी भाषा की प्राकृतिक कर्तृवाच्य प्रधान है तो अंग्रेजी की कर्मवाच्य प्रधान है। अतः बातों का प्रार्थना है, न कि प्रार्थना की जाती है। अंग्रेजी में व्हेन और इज वाक्य के उत्तरार्ध में प्रयुक्त होती है, जबकि जब और यदि समुच्चय बोधक शब्द हिंदी में वाक्य में पूर्वार्ध में आता है। अंग्रेजी में प्राय विशेषण का लिंग तथा वचन भेद नहीं होता, किंतु हिंदी में होता है। गुड बॉय, अच्छा लड़का,
गुड बॉयज, अच्छे लड़के। अतः अनुवादक के लिए स्रोत एवं लक्ष्य भाषा के वाक्य की संपूर्ण जानकारी का होना जरूरी है। वाक्य संरचना भी प्रत्येक भाषा की अपनी होती है। जैसे हिंदी में कर्ता कर्म क्रिया होती है, जबकि अंग्रेजी में कर्ता क्रिया कर्म। अतः अनुवाद और वाक्य विज्ञान का संबंध अनुवाद प्रक्रिया में पूर्ण है। अनुवाद और अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान को अर्थ विचार भी कहते हैं। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत अर्थ की परिभाषा, अर्थ निर्धारण, अर्थ परिवहन, शब्द और अर्थ का संबंध आदि बातों पर विचार किया जाता है। अनुवाद प्रक्रिया में सबसे बड़ी कुशलता अर्थ की प्रतीति है अथवा स्रोत भाषा के लक्ष्य भाषा में रूपांतरण से अर्थ की सही प्रस्तुति है। अतः अर्थ के संबंधों को जानना अनुवादक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुवाद करते समय स्रोत भाषा की रचना के प्रसंग को समझकर ही अनुवादक को अनुवाद करना चाहिए। इंग्लैंड में सूर्य का निकलना एक सुखद अनुभूतिदायक होता है, जबकि भारत में सूर्य हर रोज निकलता है। अतः आत्मीय को बहुत दिनों बाद देखकर अगर अंग्रेज कहे यू कम आज सनलाइट, तो इसमें उसका आह्लाद प्रकट होता है। जबकि भारत में हिंदी में तुम सूर्य के प्रकाश की तरह आए की जगह तुम आने से बहुत खुशी हुई कहना सही होगा। इसी प्रकार मुहावरे, लोक युक्तियाँ और अलंकारों के अर्थ को समझना एवं उसका अनुवाद करना अनुवादक के लिए कठिन कर्म है। अर्थात उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना आदि का अनुवाद बिना अर्थ ज्ञान के संभव नहीं है। कुछ कहावतों के अंग्रेजी अनुवाद इस दृष्टव्य देखें। ऊँट के मुंह में जीरा, ड्रॉप इन द ओशन। मुख में राम, बगल में चूरी, ए वुल्फ इन द लूम्स क्लॉथिंग। भैंस के आगे बीन बजाना, क्राइंग इन वाइल्डरनेस। अतः कहा जा सकता है कि उपयुक्त अनुवाद केवल अर्थ अथवा मंतव्य का अनुवाद है। यह अगर अनुवाद हो तो बड़ा ही उटपटांग एवं अजीब होता है। अतः अनुवाद में अर्थ का महत्व जितना है उतना ही अर्थ विज्ञान का प्रभाव। अनुवाद और शैली विज्ञान। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी शैली होती है। एक सफल समझदार अनुवादक स्तोत्र भाषा की शैली का ही प्रयोग यथासंभव लक्ष्य भाषा में करता है। प्रभावमयी भाषा जो लक्ष्य भाषा में रचना को सजीव, सप्राण, विश्वसनीय, आकर्षक तथा सहज बनाती है, वहीं अप्रत्यक्ष रूप में स्रोत भाषा की समृद्धि का संकेत भी करती है। अतः यह आवश्यक है कि भाषा का अनुवाद करते समय शैली का ध्यान अवश्य। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत शैली होती है, किसी भी सामासिक तो किसी को सामान्य। अतः अनुवाद में शैली विज्ञान का हस्तक्षेप नितांत आवश्यक होता है। उदाहरण के रूप में यदि जयशंकर प्रसाद किया जाए तो उस कहानी में संतकृष्ट जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रभाव बनता है, लेकिन अनुवादक यदि शैली का ख्याल रखे, शैली वैज्ञानिक अध्ययन हद तक अनुवाद प्रकृति, क्षेत्र, प्रकार तथा उपयोगी दो या दो से अधिक पाठों के बीच होता है। ये पाठ समान स्थिति में समान प्रकार संपादित करते हैं। दोनों पाठ का संदर्भ समान होता है और से व्यंजित होने वाला स्पष्टतः नायक अनुवाद को परिणाम और मानते हैं, व्याख्यायित किया जा सकता है। का अंतर है। दूसरा अनुवाद की अर्थ संप्रेषण है। अनुवाद सांस्कृतिक संदर्भ का एकीकरण है। अनुवाद कथन की व्याख्या है।
अनुवाद भाषा के विभिन्न स्तर पर पाठ सामग्री का प्रतिस्थापन है। अनुवाद अर्थ एवं शैली की समतुल्यता है। अनुवाद प्रक्रिया है। अनुवाद परिणाम है, संबंध है और एक साथ यह तीन विकास के साथ साथ अनुवाद की प्रकृति विवादास्पद होती है। कोई इसे कला मानता है तो कोई कौशल, तो कोई विज्ञान एवं वर्ग ऐसा भी है जो इसे तीन अर्थात कला, कौशल और विज्ञान का मिश्रित रूप मानता है। अनुवाद का क्षेत्र। अनुवाद अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की शाखा है। आज अनुवाद विज्ञान एवं तकनीकी विकास के कारण अत्यंत उपयोगी एवं आवश्यक बन गया है। अनुवाद का क्षेत्र धीरे धीरे व्यापक होता जा रहा है। धर्म के क्षेत्र में, सृजनात्मक साहित्य में, दार्शनिक साहित्य में, समाज विज्ञान संबंधी साहित्य में, पत्रकारिता, संचार माध्यम में, कार्यालयी कामकाज में इत्यादि। प्रत्येक धर्म की भाषा अलग अलग होती है, किंतु धर्म की मूल भाषा को समझने वाले कम लोग होते हैं। अतः इन धार्मिक ग्रंथों का रूपांतरण युगीन भाषा में करना पड़ता है। अतः अनुवाद के क्षेत्र के रूप में धार्मिक साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद देखते हैं सरकारी कामकाज, वाणिज्यिक संस्थाओं, व्यक्तिगत प्रतिष्ठान आदि की भाषा का एक तीसरा रूप है। इसमें सर्जन एवं मौलिकता का अभाव होता है। कार्यालयों में व्यवहार के लिए एक अलग अलग भाषा की जरूरत होती है। अतः यहाँ अनुवाद की आवश्यकता महसूस की जाती है। अनुवाद का चौथा क्षेत्र है दर्शन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि। भाषा अपने अर्थ के धरातल पर समाज सापेक्ष होती है। प्रत्येक भाषा भाषी दूसरे समाज के संपर्क कर उसके सामाजिक गुणों को आत्मसात करने को आतुर रहता है। अतः अनुवाद की आवश्यकता असंदिग्ध है। विज्ञान, तकनीकी और औद्योगिकी में संसार ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज हर देश का व्यक्ति दूसरे देश की विज्ञान, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के विकास से परिचित होना चाहता है। यह परिचय अनुवाद के सहारे ही संभव है। इसलिए अनुवाद का एक व्यापक क्षेत्र है तकनीकी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी। जनसंचार माध्यम आज लोकतंत्र की तीसरी आंख माने जाते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी विकास के दुनिया को एक नेटवर्क के तहत जोड़े रखा है। अब आवश्यकता अनुवाद की बढ़ जाती है ताकि प्रत्येक भाषा में समाचार एवं सामग्री उपलब्ध कराई जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापन में भी अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक देश का नेता, विद्वान, वैज्ञानिक दूसरे देश के लोगों के साथ अपनी बात प्राय अनुवाद के माध्यम से ही करता है। सच तो यह है कि अनुवाद का क्षेत्र वहीं से प्रारंभ होता है जहाँ से द्विभाषिकता शुरू होती है। अनुवाद के प्रकार। अनुवाद के संदर्भ में विद्वान ने इसके कई प्रकार निर्धारित किए हैं। इस चिंतकों में पश्चिमी देशों का बोलाबाला रहा है। अतः पश्चिमी विद्वानों के द्वारा अनुवाद के प्रकारों का निर्धारण उचित ठहराया गया है। इन विद्वानों ने प्रमुख है कैटफोर्ड, जूलियाना हाउस, कासाग्रेदे आदि। कैटफोर्ड ने 3 प्रकार के अनुवादों की चर्चा की है, जो जूलियाना हाउस ने 2 तथा कासाग्रेदे ने 4 प्रकार के अनुवाद माने हैं। अनुवाद की प्रक्रिया अत्यंत प्राचीन युग में विभिन्न क्षेत्र में अनुवाद की महत्ता ने इसे वैज्ञानिक एवं टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है। अतः प्राचीन काल में मानस अनुवाद को महत्व दिया जाता था, जबकि आधुनिक युग में, कंप्यूटर युग में मशीनी अनुवाद को महत्व मिला है, जो सॉफ्टवेयर की सहायता से शीघ्रता से अतिशीघ्र निष्पादित करता है। कुछ मिलाकर भाषा केंद्रित अनुवाद की चर्चा ही अनुवाद के प्रकार के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है। भाषा के विभिन्न स्तरों को उसके अधिक्रमीय रूप में अनुवाद ही सफल अनुवाद कहलाता है। अतः विद्वानों के द्वारा प्रकृति के आधार पर अनुवाद के निम्नलिखित प्रकार माने गए हैं। शब्दानुवाद। पहला है शब्दानुवाद। इस प्रकार का अनुवाद सीधे सीधे स्रोत भाषा के शब्दों को लक्ष्य भाषा में अनुदित करता है, अर्थात
स्रोत भाषा की पंक्तियों को, उसके वाक्य को लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके तीन उपभेद हैं: शब्द क्रमाग्राही, शब्दग्राही और समयिकाग्राही। शब्द अनुवाद का एक उदाहरण द्रष्टव्य देखते हैं। आई एम गोइंग टेम्पल, मैं हूँ जा रहा मंदिर। भावानुवाद, इस प्रकार के अनुवाद में स्रोत भाषा में उपस्थित पाठ की अंतर्वस्तु का भावात्मक अनुवाद लक्ष्य भाषा में किया जाता है। इस प्रक्रिया में अनुवाद की भाषिक क्षमता अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि किसी भी पाठ के विशिष्ट भाव का ज्ञापन किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत करना अपेक्षाकृत कठिन है। इस अनुवाद की मूल रचना शैली की रक्षा नहीं की जा सकती है। तीसरा है रूपांतरण। मूलाश्रित अनुवाद की मूलाश्रित अनुवाद की इस प्रक्रिया से एक विधा की रचना को उसके मामूली परिवर्तन कर दूसरी विधा में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार के अनुवादों में कुछ उदाहरण मनु भंडारी के महाभोज और उपन्यास का नाट्य रूपांतरण करना, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद दुर्लभ बंधु के शीर्षक से किया जाना, अर्थात यह अनुवाद विधाओं का परिवर्तन करता है। छाया अनुवाद, किसी रचना को कतिपय परिवर्तन के उपरांत अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे छाया अनुवाद कहते हैं, अर्थात इसमें अनुवादक मूल रचना की छाया ग्रहण कर स्वतंत्र रूप से उसका रूपांतरण। छाया अनुवाद समझते हो? किसी रचना को कतिपय परिवर्तनों के उपरांत अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। परिवर्तन के उपरांत परिवर्तन तो किया जाता है, फिर अन्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। सारा अनुवाद, इस प्रकार के अनुवाद में मूल पाठ का संक्षिप्त रूप किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, यानी उसका एक छोटा सा समरी। साथ ही यह ध्यान रखा जाता है कि वक्ता या पाठ का मूल भाव परिवर्तित ना हो। टीकापरक अनुवाद, इस अनुवाद में मूल पाठ के किसी अन्य भाषा में अनुवाद के साथ साथ उस पर आलोचनात्मक टिप्पणी भी किया जाता है। टीकापरक यानी टिप्पणी भी किया जाता है, जैसे रीतिकाल में अनेक टीकाएं लिखी गई है। फिर है संप्रेषण केंद्रित अनुवाद। यह अनुवाद किसी पाठ को उसकी जटिलता एवं दुरूहता से मुक्त कर सरल, संक्षिप्त एवं सुबोध रूप से अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त व्याख्या अनुवाद, वार्ता अनुवाद, आशु अनुवाद, प्रति अनुवाद, अनुसृजन आदि भी अनुवाद के प्रकार हो सकते हैं। अनुवाद की उपयोगिता। डॉक्टर गुंजान मोउद्दीन खान अनुवाद की उपयोगिता को निम्नलिखित भागों में बांटा है। पहला, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से। दूसरा, सांस्कृतिक के विकास की दृष्टि से। तीसरा, साहित्य के अध्ययन की दृष्टि से। चौथा, व्यवसाय की दृष्टि से। पांचवा, नवीनतम ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति की दृष्टि से। सच तो यह है कि विज्ञान के प्रगति के संचार माध्यम में युगांतरण ला दिया है। हमारा नवीन व्यापार जनसंचार माध्यमों पर आश्रित हो गया है। भोजन, पानी और वस्त्र की तरह समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो आदि हमारे जीवन के अंग बन गए हैं। इन सब की पूर्ति अनुवाद के माध्यम से अत्यंत सुचारू ढंग से चल रही है। अतः अनुवाद का महत्वपूर्ण आज के दौर में अत्यंत ही उपयोगी एवं जीवन का अंग है। अनुवाद की प्रक्रिया। अनुवादक स्रोत भाषा के कथ्य एवं कथन भंगिमा को लक्ष्य भाषा में समतुलित एवं निकटतम रूप में अभिव्यक्त करने के लिए जिस क्रिया विधि से गुजरता है उसे अनुवाद की प्रक्रिया कहते हैं। एक सहज और सफल अनुवादक की सामान्य विशेषता है उसकी अर्थगत एकांत एकता अथवा एकार्थता, अर्थगत असंदिग्धता, मूल भाषा के कथ्य एवं कथन का लक्ष्य भाषा में अधिकतम निर्वाह आदि। भाषा का संबंध इतिहास, सम्मान, संस्कृति की परंपराओं,
मनुष्य की मानसिकता, संस्कार, रुचि, योग्यता, उसकी पृष्ठभूमि तथा परिवेश से होता है। इन सभी तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भाषा का शाब्दिक आधार ही अनुवाद का नियामक नहीं है, परंतु अनुवाद भाव, भाषाओं, मानसिकताओं के विभिन्न पहलुओं से जुड़कर मनुष्य की मानसिकता के साक्षात्कार का साधन बनाता है। अनुवाद प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपान है। पहला, विषय ज्ञान। अनुवादक ने अनुवाद्य सामग्री को विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। भाषा ज्ञान। अनुवादक को मूल एवं लक्ष्य दोनों ही भाषाओं का पंडित होना चाहिए ताकि वह मूल भाषा की प्रकृति को ठीक ठाक परख कर उसकी सामग्री को लक्ष्य भाषा की प्रकृति में ढाल सके। तटस्थता। इन सोपानों में प्रबुद्ध अनुवादक स्रोत भाषा की भाषिक संरचना का गहराई से अध्ययन करता है तथा लक्ष्य भाषा के स्रोत भाषा की भाषिक बुनावट एवं शैली को यथासंभव उतारने का यत्न करता है। इसमें तटस्थता आवश्यक होती है। लिप्यंतरण। कभी कभी स्रोत भाषा की तुलना में लक्ष्य भाषा में कोई शब्द इतना प्रसिद्ध और प्रचलित नहीं होता कि स्रोत भाषा के शब्द अथवा अभिव्यक्ति को समतुल्यता के धरातल पर रख सके, अतः लिप्यंतरण का सहारा लेना पड़ता है। शैली की परिणति तथा पुनर्निरीक्षण भी इसकी प्रक्रिया में शामिल है। हिंदी में अनुवाद के संबंध, समस्या तथा निदान। अनुवाद की समस्या पर विचार करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि सामान्यतः अनुवाद के लिए जो सामग्री होती है वो 3 प्रकार की होती है: शैली प्रधान, सूचना प्रधान और ज्ञान प्रधान। शैली प्रधान से तात्पर्य कविता, कहानी, उपन्यास आदि से है। साहित्य के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों में काम आने वाली सामग्रियों, समाचार, प्रेस आदि। ज्ञान प्रधान के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन आदि आते हैं। शैली प्रधान साहित्य में अनुवाद की समस्या एवं निदान। शब्द प्रयोग। कभी कभी एक ही शब्द विभिन्न भाषाओं में मिल जाता है परंतु उसका अर्थ दोनों भाषाओं में अलग अलग होता है। ऐसे उभयनिष्ठ शब्दों की सूक्ष्म अर्थ छवियों को ठीक से जानना अनुवादक के लिए जरूरी है। पर्यायर्थ भी एक प्रकार की समस्या है, अतः शब्द का सटीक प्रयोग अर्थ की दृष्टि से दूसरी भाषा की पहचान रखने वाले को ही हो सकता है। नाद, नाद सौंदर्य भी शब्द रूप की एक अनुवाद समस्या के रूप में उपलब्ध होता है, जैसे कहट, नट नट, रिजत खिजत, मिलत खिलत, लजियात। इस प्रकार के प्रयोग से अनुवादक को संभल कर रहना पड़ेगा। अनुवादक को रूप चयन प्रक्रिया में भी गुजरना पड़ेगा। मुहावरों, लोक उक्तियों की समस्या। प्रत्येक भाषा में मुहावरे, कहावतें के अनुवाद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप मराठी के मुहावरे भटाजा दिल्ली ओसरी भटपाय पसरी का समतुल्य हिंदी मुहावरे होगा उंगली पकड़कर पहुंचा, पकड़ना। परंतु सभी मुहावरे एवं कहावतों का अर्थ हमेशा एक सा नहीं होता। अलंकार। अलंकार की दुनिया भी अनुवादकों के लिए कम पेचीदा नहीं है। एक भाषा के अलंकार दूसरी भाषा में वही सौंदर्य नहीं दे सकते, अतः अलंकारों का अनुवाद भी एक गंभीर समस्या है। शैली का समस्या। हर भाषा की एक शैली होती है। एक सफल समझदार अनुवादक श्रुत भाषा की शैली का ही प्रयोग यथासंभव लक्ष्य भाषा से करता है। उदाहरण स्वरूप हिंदी की 3 शैलियाँ हैं: संस्कृतनिष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी और उर्दू। इन शैलियों का आपस से अनुवाद भी पूरी तरह से संभव नहीं है। इनके अतिरिक्त अनुवाद में जो समस्याएं आती है वह क्रिया रूप की समस्या, परिवेश प्रसंग, लिंग की समस्या, भाषा शैली आदि। फिर भी अनुवाद क्रम आज अपनी पूरी क्षमता के साथ अनुवाद में लगा है, साथ ही विविध क्षेत्रों में अपनी अनिवार्य भूमिका दर्ज कर रहा है। साहित्यिक अनुवाद। अनुवाद के प्रकार में साहित्यिक अनुवाद बाह्य रूप में आता है। साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए एवं साहित्यिक प्रतिष्ठा के कारण अनुवाद की महत्ता बढ़ जाती है। यथा चंद्रकांता संतति के लिए कितने अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी तो रामचरितमानस का कितनी भाषाओं का अनुवाद हो चुका है। पहला काव्य अनुवाद। काव्य अनुवाद का तात्पर्य
काव्य अनुवाद का जो तात्पर्य है वो काव्य अनुवाद का जो तात्पर्य हर प्रकार की रचना का कथात्मक अनुवाद है। काव्य में छंद, लय, मात्रा आदि को महत्व दिया जाता है। यद्यपि यह माना जाता है कि काव्य अनुवाद असंभव है। प्रसिद्ध डच अनुवाद वैज्ञानिक होल्मस के अनुसार अनुवाद मूलतः एक व्याख्या है और किसी कविता के वास्तविक काव्य अनुवाद से लेकर अन्य भाषा में लिखित उसी पर आधारित कविता या आलोचना तक हो सकता है। काव्य अनुवाद के प्रमुख भेद पद्यानुवाद, लयात्मक गद्यानुवाद, गद्य अनुवाद है। काव्य अनुवाद के सामने प्रमुख समस्या होती है मूल के समान छंदों में ही अनुवाद करने की। वारानिकोवा द्वारा रामचरितमानस का रूसी अनुवाद इसी प्रकार का है। कतिपय अनुवादक छंदोबद्ध अनुवाद की अपेक्षा गद्य अनुवाद को पसंद करते हैं। काव्य अनुवाद में अनुवादक की दृष्टि पाठक के निम्न बिंदुओं पर होती है: विषय वस्तु, संरचना, भाषा, साहित्य, संदेश आदि। नाटक का अनुवाद, नाटकों के अनुवाद को दो स्थलों में उनके प्रयोजनार्थ देखा जा सकता है। पहला पढ़ना तथा दूसरा मंच पर प्रस्तुति। इस दृष्टि से नाटक के दो प्रकार के अनुवाद किए जाते हैं: पाठ्य अनुवाद, मंचीय अनुवाद। किसी नाटक के पाठ का शब्दानुसार या वाक्यानुसार अनुवाद पाठ्य अनुवाद है, जबकि उसके अभिनय, रस, भाव, संवाद आदि है अनुवाद मंचीय अनुवाद है। रंगमंच के लिए मंचीय अनुवाद में मंच, दर्शक और संस्कृति परिवर्तन अपेक्षित है। संस्कृति परिवेश का अंतरण तो नाटक की बुनियादी समस्या है, अन्यथा एक भाषा में सफल नाटक दूसरी भाषा की संस्कृति में तालमेल के अभाव में असफल हो जाएंगे। संश्लिष्ट रूप में व्यंजित अर्थ, अर्थ के आयाम, हास्य, व्यंग, शब्द, मुहावरे, कहावत परिवेश में अभिन्न रूप से जुड़ा रहता है, अतः उसकी अपेक्षा संभव नहीं। इस संदर्भ में नाट्य अनुवाद की दो प्रवृत्तियां उभरती हैं: पहला, मूल भाषा के परिवेश को लक्ष्य भाषा के परिवेश में स्थापना करना; दूसरा, लक्ष्य भाषा की सहजता को ध्यान में रखकर सांस्कृतिक परिवेश को संरक्षण में मूल के सांस्कृतिक तत्वों की रक्षा करना। नाट्य परंपराएं नाट्य अनुवाद के प्रमुख बाधक तत्व होते हैं। तीसरा, साहित्यिक अनुवाद। कथा साहित्य के अंतर्गत उपन्यास तथा कहानी आती है, जो अत्यंत लोकप्रिय विधाएं है। उनके उपन्यास एवं कहानियों का रूपांतरण अन्य भाषाओं में हो चुका है और वे काफ़ी लोकप्रिय भी है, जैसे शरतचंद्र के उपन्यास का हिंदी में, चंद्रकांता संतति का विविध भाषाओं में आदि है। कथा साहित्य में शिल्प तत्व एवं कथा तत्व की विशिष्टता होती है। अनुवादक को साहित्य की वह कथा के इन तत्वों को सुरक्षित रखे। कभी कभी ये अनुवादक मूल लेख की उनकी कृतियों के प्रति निकटता की अपेक्षा रखते हैं। कथा साहित्य जनजीवन का जीता जागता स्वरूप है। इसमें लोक तत्व यथा पर्व, त्योहार आदि का जीवंत वर्णन होता है, अतः शब्दानुवाद में आवश्यक होती है। इसके पुनः सृजन के अर्थात कथा साहित्य में अनुदित पाठ की भाषा अत्यंत सहज एवं सरल होती है तथा मूल पाठ के अर्थ का वहन करती है, अतः यह पुनः सृजन होती है। तो इस तरह से हमने अनुवाद पाठ को यहाँ पर समाप्त किया है। तो ये बहुत ही सहज है और सरल है। आप इसे बार बार सुनिए, पढ़िए और जो पेजेस दिए गया है पाठ का उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसे आप पढ़िए, समझिए। अपना कुछ कठिन नहीं है, हाँ, लेकिन एक चीज़ तो है कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे और ना ही लिख सकेंगे। इसलिए आप इसे पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आप नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए क्या आपको ज़रूरत है और कैसी पढ़ाई आपको पसंद है। तो मैं कोशिश करूँगी उसी प्रकार के प्रस्तुत करने में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना ही रखती हूँ। नमस्ते, धन्यवाद।